नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज सोमवार है, तो सोमवार के दिन एक विशेष खबर फिर आ रही है और आप दर्शकों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले की हालिया डेवलपमेंट पे मतलब जो कल परसों का डेवलपमेंट है उस पर आऊं, थोड़ा सा नेपथ्य में ले जाऊंगा। लेकिन कल परसों जो एक डेवलपमेंट हुआ है वो संयोग नहीं है, वो एक प्रयोग चल रहा है। और मुझे नहीं मालूम कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को कुछ पता भी है या नहीं है, या सब कुछ मालूम है। मतलब सब कुछ मालूम होने के बाद भी जानबूझ करके गलती कर रहे हैं, या अनजाने में गलती हो रही है। ब्यूरोक्रेट्स को कुछ पता होता नहीं है। सुबह सुबह वो दफ्तर के लिए निकल जाते हैं, शाम को वो घर जाते हैं, फिर उनको अपने हिसाब से काम करना पड़ता है। खबर वगैरह देखते नहीं है। दुनिया में क्या चल रहा है बड़ी मुश्किल है, देख पाते हैं कि नहीं पाते हैं। कौन ब्रीफ करता है स्वास्थ्य मंत्री को मुझे नहीं मालूम, लेकिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री तो कमाल के हैं। उन्होंने, भारत सरकार ने दीपिका पादुकोण जी को मेंटल हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बहुत बधाई, हमारी भी शुभकामना, होना भी चाहिए। क्योंकि सभी आ, जब आप कष्ट लेने लगे और एक से एक बढ़ करके नशीली दवाओं का सेवन करने लगे और उसके बाद मानसिक स्थिति खराब हो जाए, तो फिर लोगों को बताएं कि मेंटल हेल्थ को आप कैसे दुरुस्त करें। बड़ी अच्छी बात है। सब पर बात करूंगा, लेकिन आज मैं आपको 90s में लिए चलता हूं। ये वही दीपिका पादुकोण है जो कुछ दिन पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय गई थी अपने एक फिल्म के प्रचार में। ये वही दीपिका पादुकोण है जिन्होंने राहुल गांधी जी की बड़ी सराहना की। राहुल गांधी जी अभी कोलंबिया से आए हैं। कोलंबिया क्यों मशहूर है इस बारे में मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। थाईलैंड, अबू धाबी, दुबई, यही सब चलता रहता है। और आजकल जो नया प्रकरण आया है वो हिजाब का आया है साहब। कोई ड्रेस पहने, ये तो सबकी दिलचस्पी है, सरमन भी देती रहती हैं दीपिका जी। भारतीय पद्धति में इनको भरोसा है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आजकल हिजाब की बड़ी चर्चा हो रही है। अब ये हिजाब का, वो ड्रग का, सब कुछ यूं ही क्यों चला? तो आज मैं आपको एक सूचना देने वाला हूं। ये कोई नया प्रयोग नहीं है। ये प्रयोग लंबे समय से बॉलीवुड में चल रहा है। और अंडरवर्ल्ड की हिमाकत देखिए, जब ये हिजाब की चर्चा हुई और मोहतरमा को जब मेंटल हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर भारत सरकार ने बनाया, तो मुझसे रहा नहीं गया। और तब मुझे लगा कि नहीं, आपके सामने कुछ परिदृश्य को लाना बेहद जरूरी है, ताकि आप ये जान सके इस अंडरवर्ल्ड, इस बॉलीवुड माफिया की करतूत को, उस दोनों के हैंड इन ग्लोव होने को लेकर के। 90 का दशक था जब, आपको मालूम होगा, एक बड़े ही मशहूर संगीतकार थे, वो गुजर गए, अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जो संगीतकार किसी जमाने में खुद आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन ऐसे ऐसे बड़े बैनर की रोशनी जो खत्म हो गई थी, कुंद पड़ गई थी, बंदी के कगार पर थी, ऐसे ऐसे फिल्म प्रोडक्शन बैनर को उन्होंने थाम लिया और उनके वारे न्यारे हो गए। मैं बात कर रहा हूं मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन की। और मैं क्यों कर रहा हूं, रविंद्र जैन का जिक्र यकायक क्यों करने लगा, 90s में मैं आपको क्यों ले जा रहा हूं, और फिर दीपिका की चर्चा क्यों हो रही है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और फिर आपको ये समझ में आएगी कि ये मामला दिशा, सुशांत सुशांत क्या कर रहे थे, क्या पता करने की कोशिश कर रहे थे। बॉलीवुड की गंदगी के बारे में जो सुशांत ढूंढ रहे थे, किस प्रकार से माफिया ने, बॉलीवुड ने सुशांत को रास्ते से हटाया, इसे आज समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा 90 के दशक में ले जाता हूं। मैंने जिक्र किया अभी रविंद्र जैन की, संगीतकार रविंद्र जैन की। रविंद्र जैन एक ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे
जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 1968 में वो मुंबई पहुँचे वाया कोलकाता। वो रहने वाले अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन वो वाया कोलकाता 7 भाई-बहनों में चौथे नंबर पर थे रविंद्र जैन साहब। वहाँ से वो कोलकाता पहुँचे। कोलकाता में उनकी कुछ लोगों से मुलाकात हुई और जो संजीव जरीवाला जिसको कहते हैं, जिसका मशहूर नाम संजीव कुमार है, एक्टर संजीव कुमार, उन्होंने रविंद्र जैन को काफ़ी मदद की बॉलीवुड में। और फिर उसके बाद रविंद्र जैन 1968 के बाद कभी मुड़ के नहीं देखे। कहा जाता है कि राजकुमार बड़जात्या आरके स्टूडियो, जो बहुत ही मशहूर स्टूडियो था, उस वक़्त फेड आउट होने लगा था, आर्थिक तंगी से गुज़र रहा था। तो आरके स्टूडियो को जब एक से एक फ़िल्में उन्होंने दी, मुझे याद कीजिए नदिया के पार का, बहुत ही चर्चित फ़िल्म थी, 80s में आया था, धूम मचा दिया नदिया के पार ने। खुद राज कपूर साहब, जिनकी माली हालत खराब हो रही थी, उनकी फ़िल्म आई, राम तेरी गंगा मैली हो गई। राम तेरी गंगा मैली हो गई, राज राज कपूर साहब बनाना नहीं चाहते थे, डरते थे। मन में तो इच्छा थी बनाने की, लेकिन डरते थे। और उन्होंने रविंद्र जैन से एक बार चर्चा की कि साहब मैंने ही फ़िल्म बनाई है जिस देश में गंगा बहती है और मैं ही अब फ़िल्म बनाऊँगा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। वहीं बैठे थे रविंद्र जैन साहब, हारमोनियम पर उनकी उँगली गई फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में। इतने टैलेंटेड थे रविंद्र जैन। मैं क्यों इन सब का ज़िक्र कर रहा हूँ और कैसे दिशा, सुशांत, पादुकोण तक ये मामला पहुँचेगा, इसलिए मैं आपको रेफ़रेंस में ले जा रहा हूँ। उँगली उनकी बजने लगी और उन्होंने कहा कि चल जैसे उन्होंने कहा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, ये मैं कैसे मूवी बनाऊँगा, क्योंकि मैंने तो मूवी बनाई है जिस देश में गंगा बहती है, उसको गंदा कैसे कहूँगा? रविंद्र जैन ने बोल दिए तत्क्षण, फौरन, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते-धोते। और इसका उन्होंने इंस्टेंट, हारमोनियम उनके सामने रखा हुआ था, इंस्टेंट उन्होंने हारमोनियम पर धुन भी तैयार कर दिया, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में। ये थे रविंद्र जैन। सिर्फ लाइन निकला राज कपूर के मुंह से कि राम तेरी गंगा मैली मैं फिल्म बनाना चाहता हूं, लेकिन बनाऊंगा कैसे, अपने ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा। और तब उन्होंने कहा कि ये राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। बस क्या था, राज कपूर ने कहा बस अब मुझे इसको लोगों के सामने कहने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि भाई राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। और उसके बाद रविंद्र जैन के बारे में मैं क्या कहूं, मैं तो मेरे बहुत ही पसंदीदा, एक में पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर लिरिसिस्ट में से एक हैं, जो खुद लेखक भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और गायक भी हैं, तीनों रहे। एस डी बर्मन साहब भी लेखक थे, गायक थे, डायरेक्टर थे। लेखन तो नहीं था उनका, म्यूजिक डायरेक्टर बहुत मशहूर थे, पंचम दा के जो पिताजी हैं। तो एक प्रकार से हर विधा के मालिक थे रविंद्र जैन साहब। और फिर उन्होंने फिर यशुदास को, एक एक ऐसे जशपाल जिसके नदिया के पार में जो गाना हुआ था, रविंद्र जैन मोहम्मद रफी साहब के साथ काम करना चाह रहे थे जब वो बॉलीवुड गए थे, बड़ी तमन्ना थी उनकी। तो नदिया के पार में आखिरी उस वक्त जब रिलीज हो रहा था, फिल्में बन रही थी, तो उसके लिए वो चाहते थे रफी साहब को साइन करना। लेकिन बाकी जो फ़िल्म के प्रोड्यूसर थे वो कह रहे थे कि ये जो नया लड़का है सचिन, जो एक्टर है, उसके ऊपर रफ़ी साहब की जो गंभीर आवाज़ है वो सूट नहीं करेगी, तो कोई नई आवाज़ की तलाश की गई। और तब आए सिंगर जसपाल। बहुत कम फ़िल्मों में वो गाने गा सके, लेकिन जसपाल तो अमर हो गए नदिया के पार के गानों से। यशुदास उनके पसंदीदा गायक रहे। और यशुदास के बारे में उन्होंने कहा कि अगर भगवान ने मुझे कभी आँख दिया, क्योंकि आपको मालूम है बचपन से ही उनकी रोशनी चली गई थी रविंद्र जैन की, और 99% वो अंधे थे। उनकी आँखों की रोशनी नहीं थी। थोड़ा-थोड़ा, हल्का-फुल्का वो सिर्फ एहसास कर पाते थे, इस तरह की बात थी। तो रविंद्र जैन अ, यशुदास के बारे में कहते हैं कि अगर मेरी आँखों की रोशनी लौटी, तो मैं यशुदास को जी भर करके देखना चाहता हूँ, क्योंकि यशुदास एक मिरेकल है। ये थे रविंद्र जैन साहब। अब इसका ज़िक्र मैं क्यों कर रहा हूँ? 90 के दशक में कई टेलीविज़न पे जो भक्ति सीरियल्स आए, आपको याद होगा रामायण का,
राम की निशानी ले चला जो संगीत है, और पूरे रामायण सीरियल में न सिर्फ उनका संगीत धूम मचाया, उनकी आवाज भी धूम मचाई। और फिर कृष्णा सीरियल आया, और फिर कई ऐसे सीरियल्स आए जिसमें उन्होंने म्यूजिक दिया। अब कहानी शुरू होती है, ये बॉलीवुड माफिया की, ये अबू धाबी की, ये हिजाबियों की, ये खानों की। इन माफियाओं ने कैसे रविंद्र जैन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर लिरिसिस्ट को, इन माफियाओं ने, बॉलीवुड के माफियाओं ने अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर के एक खास धर्म विशेष के गुंडों, मैं गुंडे कहता हूं, इन गुंडों ने उनके करियर को तबाह करने की कोशिश की। 90 में जब उन्होंने रामायण के लिए म्यूजिक दी, 90s में, 80 90s का दौर था वो, जब रामायण के लिए म्यूजिक दी, कृष्णा सीरियल के लिए म्यूजिक दी, धार्मिक सीरियल्स के लिए जब उन्होंने म्यूजिक दी, तो इन माफियाओं के जो प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर थे, उन्होंने रविंद्र जैन को काम देना बंद कर दिया। और इस तरह से पूरा 90 का दशक 2006-7 में आकर के 17-18 वर्ष के बाद रविंद्र जैन को किसी एक फिल्म में मौका मिला, तो फिर उन्होंने फिर अपना जादू बिखेरा। लेकिन 2015 में अनफॉर्चुनेटली रविंद्र जी की मौत ही हो गई। अब आप सोचिए, 25 वर्षों तक रविंद्र जैन को फिल्म इंडस्ट्री में, जो रविंद्र जैन एक से एक नगमे दिए और श्रोताओं के दिलों पर राज किया, दर्शकों के दिलों पर राज किया, कई गायकों की जिंदगी संवार दी, कई बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस की जिंदगी बना दी। आर्थिक तंगहाली में राजकुमार बड़जात्या की आरके स्टूडियो चल रही थी, उनकी जिंदगी संवार दी। राज कपूर जो और तंगी में जूझ रहे थे, उनको राम तेरी गंगा मैली से क्वांटम जंप दिलाया। राज कपूर के बहुत पसंदीदा लिरिसिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर थे रविंद्र जैन। उनके साथ 90 के दशक में इस अंडरवर्ल्ड माफियाओं ने सिर्फ इस बात पर कि वो धार्मिक सीरियल्स में म्यूजिक दे रहे हैं, उन्होंने काम देना बंद कर दिया। क्यों? 90 के दशक में इन माफियाओं ने बॉलीवुड में गंदगी की शुरुआत जो की, उसने बॉलीवुड को तबाह ही कर दिया। ऐसे ऐसे बोल लिखवाए, ऐसे ऐसे छिछोरे बोल लिखवाए जिसका मैं उच्चारण भी नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे बोल लिखवाए। और यही बॉलीवुड का माफिया था जिन्होंने मिस कॉल से गाना शुरू करवाया। आपको याद होगा ना, मैं नाम भी नहीं ले सकता, इतने गंदे वर्ड्स, गंदी बात, इस तरह के गानों का चलन करवाया। इसने हमारी पूरी पीढ़ी को तबाह करवाया। लफंगे, लुच्चे, लोफर, आप इनके लिए जो भी शब्द का इस्तेमाल करें, कर सकते हैं। इन लफंगों ने, इन लुच्चों ने, ये ड्रॉप आउट अनपढ़ों, गंवारों ने, इन्होंने बॉलीवुड को कब्जे में कर लिया। रविंद्र जैन जैसे लिरिसिस्ट को, रविंद्र जैन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर को, जो टैलेंट की, समझिए, आपकी पराकाष्ठा थे। मैंने जो आपको उदाहरण दिया कि राज कपूर ने सिर्फ एक पंक्ति कही कि ऐसा बनाना चाहता हूं, उस पर उन्होंने धुन बना दिया और राज कपूर को कहा कि आप परेशान मत होइए, ऐसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये थे रविंद्र जैन, कला के अद्भुत पुजारी, आंख से अंधे, आंख में रोशनी नहीं। और वो रविंद्र जैन श्रोताओं और दर्शकों के दिलों पर राज किया, लेकिन इन माफियाओं ने, इन इन लफाड़ियों, इन लुच्चों, इन गुंडों ने बॉलीवुड को तबाह किया। आज उसी लुच्चों, लफाड़ियों की गैंग की एक सदस्य हो गई हैं दीपिका पादुकोण। इसलिए मैंने कहा कि भारत सरकार को और कोई नहीं मिला, ये लुच्चों के गैंग के दीपिका पादुकोण मिल गई, क्योंकि इन्होंने उन गुंडों के सामने, उन मवालियों के सामने सरेंडर किया हुआ है, उन माफियाओं के सामने, उन ड्रगिस्टों के सामने, उन ड्रग के बाजार चलाने वालों के सामने ये इस लेडी ने खुद को सरेंडर किया हुआ है। ये राहुल गांधी को कहते हैं कि उनमें तो बड़ा अद्भुत चीज दिखता है,
राहुल गांधी में। बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी बड़े अच्छे नेता हैं, उनको ये पसंद करती है, पसंद नापसंद करना ये आपका मामला है, आप करिए। ये जेएनयू में जाती हैं, उमर खालिद और टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ खड़ी होकर के फोटो खिंचवाती है, आंदोलन करती हैं। और किसी धर्म के बारे में कुछ कहना हो, कुछ नहीं बोलेंगी। लेकिन अबू धाबी जाकर के उनका प्रचार करेंगी, हिजाब में मस्जिद जाएंगी। वाह! ये लिंक है, ये संपर्क है, ये संयोग नहीं है, ये संपूर्ण प्रयोग है इन माफियाओं का। और इसी में सुशांत इनके आंख की किरकिरी हो रहे थे। सुशांत फिल्में कर रहे थे। केदारनाथ, केदारनाथ, भगवान शिव के भक्त थे सुशांत। सुशांत भगवान शिव के भक्त हैं। केदारनाथ फिल्म में ये एक जो एक खान, ये जो लफाड़ी, मैं तो सरेआम खुलेआम सबके सामने कैमरे पर कह रहा हूं, ये लुच्चों का गैंग है, जिनको एक्टिंग जीरो आती है, इनकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। तो लपाड़ियों के गैंग में से एक गैंग की जो बेटी है, वो पता नहीं, मंसूर अली खान पटौदी हो सकता है, बाप अच्छे हों, बाप का एक बिगड़ैल बेटा 23 वर्ष में ही शादी कर लिया। 23 वर्ष में, कोई बात नहीं, आप युवा हैं, आपको शादी करने का पूरा अधिकार है, ये कोई पाप नहीं है। लेकिन ये इन लफाड़ियों को बाप बिगड़ैल, बाप के बिगड़ैल और बिगड़ैल, इतने बिगड़ैल, इतने कुकर्मी, इतने भ्रष्ट, इतने अनैतिक, जो भारतीयों को चिढ़ा रहा है, अपने बेटे का नाम तैमूर रख रहा है। एक हिंदू लड़की से शादी करता है, उसका घर बर्बाद करता है, दूसरी हिंदू लड़की से शादी करता है और फिर दूसरी लड़की के साथ जो बच्चे होते हैं उसका नाम तैमूर रखता है। ये लपाड़ी नहीं है तो और क्या है, बताइए? ये लुच्चागिरी नहीं है तो और क्या है? ये अपराध है। मैं समझता हूं कि भारत की धरती पर कोई व्यक्ति अपने बच्चे का नाम तैमूर रखे, ये अपराध है। उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको जेल में होना चाहिए, ये अपराधी को। लेकिन ये झूठा अपराधी, मैं कल आपको बताऊंगा इन्होंने उनके साथ क्या किया। वो जो एक अपराधी जो इनको मारने के लिए आया था, वो कहां है? उसका कुछ अता पता नहीं है, कल बताऊंगा क्या हुआ उसका। लेकिन ये लुच्चों के गैंग ने, ये पूरे गैंगस्टर ने मिलकर के, जो अपने बेटे का नाम तैमूर रखता हो, ये पूरे गैंगस्टर ने उस बॉलीवुड को तबाह किया। उसी कड़ी में ये माननीय दीपिका जी पादुकोण भी हैं। तो ये दीपिका जी पादुकोण अभी हिजाब में जा रही हैं, अबू धाबी की ब्रांडिंग कर रही है, बड़ी बात है। पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, करना चाहिए, कला है, आर्ट है। लेकिन हमारे सरकार को इनमें मेंटल हेल्थ को, अरे मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए एक से एक आपको कलाकार मिल जाएंगे, एक से एक। इससे और मनोरोगी बढ़ेगा। मुंबई के मेंटल हेल्थ की पीड़ा अलग है और उसके लिए एक सर्टेन बाजार चल रहा है। वहां चमक दमक है, चमक दमक के बाद डिप्रेशन में जाना लाजमी है। लाजमी है तो उसके लिए दुकान खुला हुआ है ना। रात में पार्टी करो, दबा लो, नशे में सो जाओ। दीज पीपुल आर पार्टी मैन, पार्टी पर्सन। पार्टियों में रात में घूमते हैं, नशा लेते हैं, सो जाते हैं। और कोई शिव का पुजारी हो जाए तो उसको रास्ते से हटा देते हैं। अगर वो रास्ते पर ठीक चल रहा हो, नहीं कर रहा हो, तो प्लांट कर दो किसी को, उसको दवा खिलाना शुरू कर दो। अरे मेंटल हेल्थ का अगर एम्बेसडर बनाना था माननीय नड्डा जी, तो रिया चक्रवर्ती तो सबसे शानदार है, उनको बुला लेते। वो तो खुद भी दवा लेती हैं। रिया चक्रवर्ती को बुला लेते, उनको बना देते ब्रांड एम्बेसडर। नहीं, उनको नहीं बनाया आपने, दीपिका पादुकोण को बनाया। क्यों? क्यों साहब? दीपिका पादुकोण के बारे में चर्चा है साहब कि एक समय में वो कई लोगों से डेट कर रही थी। रणबीर कपूर से भी कर रही थी, रणधीर सिंह से भी कर रही थी, और एक डीजल करके एक हॉलीवुड के एक्टर हैं, उनके साथ डेट कर रही थी। पता नहीं कहां कहां ये डेट कर रही थी। ये खुद डेट कर रही हैं और वो खुद कहती हैं कि मेरा जब रिलेशनशिप टूटता है तो मैं मेंटली टूट जाती हूँ। ये फ्रीक्वेंट बॉयफ्रेंड ये भी बना रही थी, लेकिन ये कह रही हैं कि बॉयफ्रेंड से दोस्ती टूटने की वजह से मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ और उससे ये रिकवर हुई
और रिकवर होने के बाद अब भारत के युवाओं को, भारत के मेंटली इल लोगों को ये बताएंगी कि कैसे रिकवर करें। उसमें ये भी बताएंगे कैसे बीड्स लें, कैसे गाजा लें, कैसे चरस लें, ये भी बताएंगे। हे माननीय हेल्थ मिनिस्टर जी को, नड्डा साहब को कुछ पता नहीं है। इनको ना हिस्ट्री मालूम, ना ज्योग्राफी मालूम, मेंटल हेल्थ इनको आ गया है और ये बन गए हैं हेल्थ मिनिस्टर। तो इनको लगता है कि ये इनको पूरी दुनिया का हेल्थ का बड़ा ज्ञान हो गया है माननीय नड्डा साहब को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। कार्यकारी एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन चले जा रहा है। तो ये अध्यक्ष साहब हैं नड्डा साहब, तो नड्डा साहब को लगता है कि ये जो कर रहे हैं बड़ा महान काम कर रहे हैं। तो दीपिका पादुकोण जी को मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए एम्बेसडर बना दिया। वाह, बड़ा अच्छा काम किया आपने। लेकिन थोड़ा ये तो तहकीकात करते कि मेंटल हेल्थ जब आपका खराब हुआ तो आप क्या करती थी? आपका नाम ये चरस, गांजा, ये ड्रग्स में क्यों आया? क्यों आया? आपके यहां क्यों छापेमारी हुई? अरे एंटायर का मतलब एंटायर, इक्के दुक्के छोड़ दीजिए आप। एंटायर बॉलीवुड चरस गाजों में डूबा हुआ है और इसको डुबाया 90 से। मैंने क्यों रविंद्र जैन का जिक्र किया आपको? ध्यान दीजिए, रिलीजन के नाम पर बॉलीवुड में कुकर्म हो रहे हैं और उसमें इन कुकर्मियों ने एक प्रकार से एक धर्म विशेष को घृणित बनाने के लिए, एक धर्म विशेष के खिलाफ कैंपेन चलाते रहने के लिए ये सारा धंधा किया। और उसमें अगर कोई इनके रास्ते में आता है, उनको ये फौरन रास्ते से हटाते हैं। ये है बॉलीवुड का धंधा। दुर्भाग्य है, हमारे देश के सरकार को नहीं मालूम है कहां पर क्या हो रहा है। एक तरफ हमारी सरकार ईडी से कार्रवाई करवा रही है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से कार्रवाई करवा रही है, लोगों को पकड़ रही है, लेकिन ये माननीय दीपिका जी पादुकोण अपने पिता के नाम को भी इन्होंने खराब किया है। प्रकाश पादुकोण को मैं बड़ी इज्जत करता हूं और मैं दीपिका का भी फैन रहा हूं। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, वो अच्छा काम कर सकती थी, लेकिन ये वही उनके सामने सरेंडर कर जाना, नहीं तो फिर मेंटल हो जाना। ये खान के सामने सरेंडर, ये खान गैंग जो है उनके सामने सरेंडर हो जाती है, मजबूरी हो जाती है। क्या कर सकती है दीपिका? अब दीपिका को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अब लीजिए साहब, सरकार तक पहुंच हो गई। ये क्या बताएंगी? ये बताएंगी कि अगर आप डिप्रेशन में हो तो रात को पार्टी में चले जाएं, 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक पार्टी करें और उस पार्टी में फिर चरस गांजा धुएं। अरे धुएं में जिंदगी को उड़ा दीजिए आप यही बताएंगी। आपके पास बताने के लिए क्या है? आप किसी ऐसे, मैंने कल एक अपने आईआईटी के एलुमनी से बात की और जो स्वीडन में प्रोफेसर हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने आईआईटी मुंबई से एमटेक किया, फिर पीएचडी की हांगकांग यूनिवर्सिटी से, कार्नेगी मेलन में उन्होंने शोध किया और फिर आजकल स्वीडन में प्रोफेसर है। उनका मैंने पॉडकास्ट किया था अभी कुछ देर के बाद, आप फिर उसको दोबारा देख सकते हैं। वो कैसे जूझते रहे परेशानियों से। वो आपके ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। एक से एक लोग हैं। गांव में कोई डिप्रेशन लोगों में नहीं है। मुंबई वालों को बड़ा डिप्रेशन है, शहरों में बड़ा डिप्रेशन है डिप्रेशन। डिप्रेशन तो सरकार ही बनाती है साहब। नड्डा साहब, डिप्रेशन के सबसे बड़े कारण अगर कोई हैं तो गवर्नमेंट इटसेल्फ है। इनको ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं है। कॉमन मैन को ब्रांड एम्बेसडर बना दीजिए, उनका ठीक हो जाएगा। उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। रेमंड एक फैब्रिक की बड़ी कंपनी, आप मालूम है, रेमंड का नाम सुना होगा आपने। मैंने आज तक, अगर आपने देखा हो तो आप मुझे बताइएगा, मुझे तो याद नहीं है, मैंने देखा नहीं। रेमंड कंपनी का आज तक मैंने किसी फिल्म स्टार को विज्ञापन देते हुए नहीं देखा है। हो सकता है कि मेरी नजर से ओझल हो गया हो। बड़े 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 मॉडल उनके लिए मॉडलिंग किए हैं, लेकिन रेमंड के लिए कोई मैंने स्थापित बड़ा नाम मैंने देखा नहीं है। इसको कहते हैं ब्रांडिंग। नड्डा साहब, ना तो आपको मार्केटिंग आती है, बस खाली बैठ करके फोटो खिंचवाने के लिए आता है। करिए, जनता ने आपको चुन लिया है, आप देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं। आप पादुकोण जी के साथ फोटो खिंचवाइए, पादुकोण जी को ऑबलाइज कीजिए, पादुकोण जी बताएंगी। इसकी लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है मेंटल हेल्थ की। और इससे जो आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि नहीं फिल्म स्टार आ जाएंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा,
और फिर वो बताएंगी तो उसका ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं है। मैंने बताया ना आपको, रेमंड फैब्रिक का मैंने आज तक कोई एस्टैब्लिश्ड एक्टर या स्पोर्ट्स स्टार को विज्ञापन देते हुए नहीं देखा है। मामूली मॉडल को लाते हैं और रेमंड रेमंड बना हुआ है इतने वर्षों से। ये और बात है गौतम सिंघानिया और उनके पिता पुत्र के बीच में जो विवाद है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन रेमंड ब्रांड को अमिताभ बच्चन के सूट में आने की जरूरत नहीं है। रेमंड ब्रांड बस अपने फैब्रिक से, अपनी क्वालिटी से ब्रांड बना हुआ है और इतने वर्षों से मार्केट में बड़ा शेयर अपने पास रखा हुआ है। तो खैर चलिए, नड्डा साहब मार्केटिंग ब्रांडिंग के भी नड्डा साहब ही मास्टर हैं, क्या करिएगा। अब इसमें कौन इनको सलाह दे रहा है भगवान जाने। करिए, आपको आपको करने में कोई ये नहीं है। लेकिन ये वही बॉलीवुड है जो 90 में रविंद्र जैन को तबाह करने की भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने हिंदू रिलीजियस सीरियल्स में म्यूजिक दिए। आज ये हिजाब में घूम रही है और हमारा देश चीयर कर रहा है। ये है बॉलीवुड। और शिव के भक्त को दुनिया से रवाना करवा दिया। अगर वही सुशांत 4 बार नमाज जाके पढ़ रहा होता ना, तो यह खान उनके कदमों में गिरा होता। ये झूठे खान, ये झूठे बॉलीवुड का माफिया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा वर्ग ऐसा है। ये पोस्ट 90s ये कहानी शुरू हुई। आप कह रहे हैं पोस्ट 80s ही ये कहानी शुरू हो गई थी। ये जो सलीम जावेद है ना, यहीं से शुरू हुई थी ये कहानी। इन्होंने ये धंधा शुरू किया। नौशाद भी थे, रफी साहब भी थे, लेकिन इस तरह का धंधा नहीं था उस वक्त। और रफी साहब गाते थे मन तड़पत हरि दर्शन को आज, वो भी थे। नौशाद भी थे, एक से एक म्यूजिक लिखने वाले थे। वो दौर कुछ और था। इन माफियाओं ने बॉलीवुड को बिल्कुल इस लाइन पे जाकर के वर्टिकल स्प्लिट कर दिया और बॉलीवुड को तबाह कर दिया। अब आप सोचिए ना, रविंद्र जैन को बर्बादी, दीपिका पादुकोण को आबादी, हिजाब में फोटो और यहां ब्रांड एम्बेसडर। वाह, कैसा चल रहा है। ये सब गत्थुम गुत्थी सरकार को समझ में नहीं आएगी। खैर, ये तो बात हुई बॉलीवुड की, इन माफियाओं के कुकर्म की। लेकिन इसको एक्सपोज करने का काम आपका है, हमारा है। इन्हें एक्सपोज करते रहना है। ये मेंटल हेल्थ के कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। ये चरस बेचने के लिए वहां पर आई हैं और चरस बेचेंगी तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरा काम है सरकार को अलर्ट करना कि जरा दीपिका पादुकोण के पुराने चीजों को भी खंगालिए। उनका मेंटल हेल्थ क्यों खराब हुआ, कैसे हुआ, वो चरस गांजा का क्या चल रहा है बॉलीवुड में पार्टियों में, इसके बारे में भी तहकीकात कीजिए। चरस गांजा सबसे बड़ी वजह है मेंटल हेल्थ के खराब होने की। उसे पकड़िए नड्डा साहब। गृह मंत्री पकड़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं गृह मंत्री जी। मोदी जी भी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। नड्डा साहब को कुछ पता नहीं चला होगा, किसी ने गलत ब्रीफ कर दिया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सही ब्रीफिंग लेकर के नड्डा साहब चलेंगे और इस बॉलीवुड माफिया के करतूत को एक्सपोज करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।